दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध आईएएस में। और अभी जो एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एक वेटेज होता है, सर्टेन वेटेज होता है फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो इसके सिलेबस में करीब करीब 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इस सिलेबस टॉपिक से होंगे। तो इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, तो मैं एक 2-3 क्लासेस का लेक्चर बना रहा हूँ। तो आज ये इसमें पहला लेक्चर है। तो इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने वाले हैं। तो एक बार हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस है रूल्स एंड पॉलिसीज़ कंसर्निंग फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, नोडल एजेंसीज, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसको हम सिलसिलेवार ढंग से इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हायर एजुकेशन का। तो 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म होता है। ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस की बातें हैं। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, 17 और 19 में सैडलर कमीशन, 1921 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ इंडिया में? 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो उपराष्ट्रपति बने। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन उसे जो हमारी सीए है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने नहीं माना। और एजुकेशन का जो फिर एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल है, जिसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट जिस पे सेंटर, और कंकरेंट जिस पे दोनों। तो लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें इंट्रीज़ हैं 63, 64, 65 और 66। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंट्री नंबर 66, जिसमें यह लिखा है जिसके तहत केंद्र सरकार जो है वो विभिन्न कानून बनाती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्पेशली ऑन हायर एजुकेशन। तो उसमें जो एग्जैक्ट एंट्री है वो है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च और साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इस एंट्री से ही जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे ही यूजीसी एक्ट आया 1956 में। फिर एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन आया 1988 में। और इसी के तहत एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीआई नेशनल, आईसीएआर, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी, ये सब इसी एंट्री से सोर्स है पार्लियामेंट को, जिसके तहत पार्लियामेंट ने ये सब कानून इंटैक्ट किए हैं। इसके बाद आज आते हैं हम स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 11 जो है वो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने का। वैसे ही कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 25। तो कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली आपको वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह का जिक्र है। अब इसके बाद हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ था इसका 28 दिसंबर 1953 को, और फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ 1956 में। इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 10 अदर मेंबर्स। इसका मेन फंक्शनिंग है यूनिवर्सिटीज़ को रिसोर्स एलोकेट करना, और रिसोर्स जो है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर एक चेक रखना। तो जैसे इसके जो मेजर मैंडेट्स हैं अगर आप देख सकते हैं, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च in universities, link between union and state government,
इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। और इसके बाद हम बात करते हैं AICTE की। AICTE इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, लेकिन इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1988 में, यानी एक एक्ट बना के इसको उसमें स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। फिर हम बात करते हैं ये करता क्या है। बेसिकली इट कोऑर्डिनेट्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट, एजुकेशन etc। तो AICTE का काम है टेक्निकल एजुकेशन को मेंटेन करना, प्रमोट करना, रेगुलेट करना, सपोर्ट करना, तो कोऑर्डिनेट करना। इसके बाद हम देख सकते हैं कि AICTE पॉलिटेक्निक जो है वो भी AICTE के मैंडेट में ही आता है। फिर आगे बात करते हैं NCTE 1973 में इस्टेब्लिश हुआ और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1993 में। फिर IGNOU 1985। अच्छा, हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इसमें इस टाइप के MCQ आएंगे। तो वैसे तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा किया जा सकता था और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती थी, लेकिन मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, उसमें एजुकेशन जो है उसको कंकरेंट सब्जेक्ट में ऐड किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं UGC। फिर UGC में आता है NAAC, नेशनल एक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल, ये जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर AICTE के अंदर आता है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। तो जो NAAC है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और जो NBA है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस की। 1948-49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, चेयरमैन डॉक्टर S राधाकृष्णन। 1964-66 एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर DS कोठारी, प्रोफेसर DS कोठारी इसके चेयरमैन थे। 10+2+3 इस कमीशन ने ही रिकमेंड किया था। फिर 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फिर 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अगेन, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और अभी जो चल रहा है 2020 थर्ड है वो। तो इसमें हम थोड़ा थर्ड एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, जो आया 19/7/2020 को। और इसमें क्या है, 5+3+3+4 ये इसका स्ट्रक्चर है। 5 यानी 3 साल नर्सरी, LKG, UKG, फिर 2 हो गया 1-2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यानी टोटल 15 साल का एजुकेशन आ गया। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को इसमें ऐड किया गया है। और इसमें डिफरेंस ये है कि देयर इज़ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, एकेडमिक। और इसमें ग्रेड 5 तक मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस मिलना मैंडेटरी है और कोशिश करेंगे ग्रेड 8 तक मिले, इसका भी इसमें जिक्र है। फिर इसमें GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50%, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। फिर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, MHRD का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ये भी जिक्र है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को तब तक समराइज करें और इसको मेमोराइज करें। और इसके बाद मैं इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर भी लाऊंगा जो एग्ज़ाम से पहले लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।